Okay, so we did how many questions? Three questions we did, na? Question number 1, 2, 3. Mr. Kedar, ये हो गया था. Any doubt? ये क्वेश्चन में किसको डाउट था? आपने प्रैक्टिस करा? No, sir. No? Yes, sir. हाँ सर प्रैक्टिस किया डाउट. Okay. So next one is question number 4. Sonam, ठीक है? So question यहाँ तक है. Visible to all? यस सर. Okay, so मैं just आपको क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, then we'll solve. ठीक है? So let's see question number 4. Sonam, an Indian citizen, joined ANC Limited on 1st July 2019 after completing her MBA in finance. Okay, so tell me, government employee or private employee? प्राइवेट. Private. जैसे Private. माइंड में आया, so क्या आना चाहिए? एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. Yes, entertainment allowance deduction will not allowed. Okay, so the terms of employment were as follows. First one, the salary of each month become due on the last date of month. अच्छा, कोई बताएगा ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? What does it mean? The salary of each month become due on the last date of the month. That means मंथ के लास्ट डेट पे मिल जाता था. yes, जो सैलरी ड्यू होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 to 30, ठीक है? तो कोई कंपनी क्या करती है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ सैलरी पे करती है, ठीक है? एंड कोई कंपनी क्या करती है, लास्ट डे ऑफ सैलरी, ठीक है? तो ये दैट इज इम्पोर्टेंट ना. क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने ये यहाँ से 1 अप्रैल 2019 से अगर जॉब करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2019, ठीक है? सो टेल मी कितने मंथ्स का सैलरी मिलेगा? थ्री मंथ्स का. अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है? ऐसा. यस सर. सो ये आपको बस थोड़ा सा इन्फो ध्यान में रखना है कि फर्स्ट डे को डिक्लेयर हो रहा है या फिर लास्ट डे को डिक्लेयर हो रहा है. तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ क्वेश्चन में गिवन है. ओके, तो बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी मंथ? सर 9 months. Yes, 9 months. क्यों 9 months? Because she joined on 1st July 2019. है ना? So from July onwards up to 31st March 2020 is equal to 9 months. ठीक है? सर डाउट है सर. सर ये 1 अप्रैल टू 1 जून वाला वो कॉन्सेप्ट आप क्या समझा नहीं सर? अच्छा, ये देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1 जुलाई ये जो लिखा है इसको मैं कैंसिल करके 30th जून तक ही कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है? तो कितना मंथ होता है? सैलरी कितने मंथ्स का मिलेगा? टेल मी. सर पर उसने जो जुलाई में ज्वाइन, जून में मतलब जैसे ज्वाइन, अगर जुलाई में ज्वाइन किया तो उसको 3 महीने का तो मिलेगा ही. नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ. दिस इज डिफरेंट. जस्ट ओके सर. ये डिफरेंट है और ये वाला जो मैंने बताया है वो डिफरेंट है. वो मैं किसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको? जस्ट ये सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल आपने 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स अप टू 30th जून तक आपने वर्क किया है, ठीक है? तो आपको सैलरी जो ड्यू हो रहा है, ठीक है, वो कितने मंथ्स का ड्यू होगा? कितने मंथ्स का रिसीव ड्यू होगा? टेल मी. 3 महीने का. श्योर? हाँ सर, अप्रैल, मई एंड जून. ठीक है. अच्छा, ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर एग्जांपल लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है? दैट मींस 1 अप्रैल, अप्रैल मंथ भी आएगा, मई, जून, ठीक है? बिकॉज जून में लास्ट डे को तक मैंने वहां पे काम किया, ठीक है? सो 3 मंथ्स का सैलरी मिलेगा. अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लास्ट डे हटा के यहाँ पे फर्स्ट डे कर दूं, ठीक है? यहाँ पे कब कर दूं? फर्स्ट डे. नाउ टेल मी कितने मंथ्स का सैलरी ड्यू हुआ? 2 हाउ मेनी मंथ्स? 2 महीने. 2 महीने का अप्रैल एंड मई. यस, 2 महीने का सैलरी जस्ट ड्यू हुआ है, ठीक है? अप्रैल, ठीक है, एंड मई. जून का ड्यू हुआ सैलरी. टेल मी जून का कब ड्यू होगा? 1 जुलाई को. जुलाई को. डेट को फर्स्ट. हाँ क्लियर? समझ में आया अभी कॉन्सेप्ट? या
हाँ सर, क्योंकि ये 3 महीने का जैसे ड्यू है, इसीलिए वो कैलकुलेशन की है। हाँ यस यस, बिकॉज लास्ट डे और फर्स्ट डे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये मोस्ट ऑफ किस में कंफ्यूजिंग करता है पता है आपको? जो अगर लास्ट डे है दैट मीन्स हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च, ठीक है। तो ये मंथ का सैलरी हम ये वाले फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर करेंगे, ठीक है, 1920 में, अगर इस दिन लास्ट डे पे ड्यू हो रहा है तो। लेकिन अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ लिखा है दैट मीन्स मार्च का सैलरी ड्यू कब होगा? फर्स्ट अप्रैल। 1 अप्रैल 2020 में ड्यू होगा। देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 में ड्यू होगा, दैट मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया ना। सो ये फाइनेंशियल ईयर 1920 होगा और 2021 2021 21, तो उसका सैलरी हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काउंट करेंगे। दैट इज नोन एज अरियर्स ऑफ सैलरी, जो हम पढ़ते हैं ना, देखो सैलरी में आया हुआ अरियर्स ऑफ सैलरी। सो ऐसा होता है, तो फर्स्ट और लास्ट डे की वजह से वो चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। नेक्स्ट, डीएनएस अलाउंस 25% ऑफ बेसिक्स, तो जो इसका आंसर निकल के आएगा उसका 25% लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 8000 रिसीव्ड इन अगस्त 2019 एंड ब्रैकेट में क्या लिखा है? नो एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रंस अलाउंस, ठीक है। आपको कितना अलाउंस रिसीव हुआ? चिल्ड्रंस अलाउंस कितना? 8000 रिसीव हुआ। 8000 तो ये सैलरी में टैक्सेबल होगा, ठीक है। और आपने इसमें से एक्सपेंडिचर किया कुछ? टेल मी। नहीं सर, नो एक्सपेंडिचर, तो आपने -0, टैक्सेबल अमाउंट इज, टोटल 8000। ठीक है। बट सर व्हाट इफ अगर उसने एक्सपेंडिचर किया होता, फॉर एग्जांपल 5000 उसने स्पेंड किया होता मिस सोनम, सो 5000 3000 तो 5000 हम क्या करते? वी माइनस लेस करते। लेस कर देते 5000। याद रखना मोस्ट ऑफ केसेस में ये माइनस हो जाते हैं, जैसे कि मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का बताया था, ठीक है। देन अभी एक और आ गया चिल्ड्रंस अलाउंस एक्सपेंसेस, इसमें भी माइनस हो जाएगा। बट ऐसा कौन सा अलाउंस है जिसमें हम माइनस नहीं करते हैं एक्चुअल स्पेंड? टेल मी, सर कौन सा अलाउंस है जिसमें हम एक्चुअल स्पेंड मैटर नहीं करता है, जितना एम्प्लॉयर से मिला है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा? हमने अभी सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, रिमेंबर? एनीवन? सर डीएनएस अलाउंस नो, एंटरटेनमेंट अलाउंस। याद आया? एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको हाँ सर, बराबर। आपने वो हम डिडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, उसमें एक्चुअल स्पेंड मैटर नहीं करता है बट कन्वीनियंस एंड चिल्ड्रंस में मैटर करता है। नेक्स्ट, बोनस। बोनस इज इक्वल टू 1 month of basic salary received in October 2019. Tell me, taxable होगा या नहीं? टैक्सेबल होगा सर। सर होगा ना, होगा। अक्टूबर में। टैक्सेबल होगा, यस। तो फाइनेंशियल ईयर में ये है कि रिसीव्ड हो रहा है, ऐसे होता है। ठीक है। एंड सेकंड रीजन क्या है? देखो यहाँ पे रिसीव कब हो रहा है? अक्टूबर 2019, मिड ऑफ 1920 प्रीवियस ईयर, मिड ऑफ 1920 प्रीवियस ईयर। दैट्स व्हाई हम उसको ये वाले में टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। सर। अच्छा, यस सर। ये समझ में आ गया। लेट मी कंफ्यूज, ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अक्टूबर 19 के रिप्लेस में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रैल 20, in April 20 she received bonus. So अब नहीं होता सर सर। नहीं आता, तब नहीं होगा। क्योंकि तभी एम्प्लॉयड ही नहीं थी वो कंपनी में। क्यों नहीं होगा? सो वो फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर में सर। Yes, next financial year में आ गया, that means 2021 and we are talking about 1920. I hope कि ये clear हुआ, ठीक है। यस सर। So इसको मैं हटा देता हूँ। Okay, so next, she had availed a higher education loan, okay, of rupees 4 lakh from a bank and she paid rupees 45,000, ठीक है, to the bank during the
ईयर अगेंस्ट द लोन. ओके, उसने कितना पे किया? लोन 4 लाख का लोन था, और लोन कौन से पर्पस के लिए? टेल मी. एजुकेशन. एजुकेशन. पर्पस. ठीक है. एंड शी पेड 45,000 एंड उसका बाइफर्केशन दिया है, ऑफ विच 39,000 वाज इंटरेस्ट for the year 1920 and 6,000 is for principal repayment. Tell me, ये आपने कहाँ पे रीड किया है? 6 है. 80 80E. Yes. So interest 80E में डिडक्शन किसका मिलेगा? The sum of इंटरेस्ट का. or something else? और नहीं, खाली इंटरेस्ट. interest. Only interest. Yes, absolutely right. And interest amount is 39,000. 39,000. 39,000. सर, तो फिर ये 6,000 का क्या करना है? सर कुछ नहीं. वो तो इंक्लूड होगा ना. दीदी, क्यों होगा? पेमेंट है ना, उस एक्सपेंस वो तो उसने पे किया है ना. अच्छा, and we are हाँ, calculating expense है. income, ठीक है. तो ये 6,000 उसने प्रिंसिपल पे किया, तो उसका कुछ नहीं करना है. ठीक है. प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलता है 80 में? नो. नहीं. ठीक है. सो यहाँ पे नहीं आएगा. अच्छा चलो, इससे प्रिंसिपल से याद आया. ठीक है. प्रिंसिपल रीपेमेंट में एजुकेशन लोन का डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कुछ और ऐसा लोन है जिसका हम डिडक्शन लेते हैं. होप यू रिमेम्बर. होम लोन. यस सर, होम लोन. होम लोन. वेरी गुड प्रदीप. कौन सा? होम लोन. एंड डिडक्शन अंडर विच सेक्शन? 80C. 80C. वेरी गुड. 80C में प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का रिडक्शन मिलेगा, एंड उसका इंटरेस्ट कहाँ पे मिलता है? 24 में, अंडर सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी. एंड एजुकेशन लोन पे सिर्फ इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा आपको 39,000 एंड प्रिंसिपल का 11. ठीक है, नहीं मिलेगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Yes sir. Yes, sir. ओके. ठीक है. नेक्स्ट, शी रिसीव्ड द फॉलोइंग. ओके, शी रिसीव्ड द फॉलोइंग. इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्या था? Salary. था इसके बाद. Salary. टैक्सेबल. हाँ. यस. एंड अभी क्या स्टार्ट हुआ? IFOS. ठीक है. ओके, फर्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑफ ₹25,000 ऑन हर PPF अकाउंट. सो इंटरेस्ट ऑन PPF रिसीव्ड हुआ. सो IFOS में, Exempt. IFOS में जाएगा, बट क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा. Exempt. यस, क्या बात है. क्लियर ना सबको? Yes. बिकॉज अच्छा, इंटरेस्ट मैंने दो ही चीजों पे एग्जेम्पशन बताया है. कैन एनीवन टेल मी? अदर सोर्स, पोस्ट ऑफिस, सेविंग अकाउंट. यस, PPF और पोस्ट ऑफिस. PPF, इंटरेस्ट ऑन और PF और पीपीएफ. पोस्ट ऑफिस. Post office saving account. यस. एंड हाउ मच? सर बोला मैंने. हाँ, यस एली, आई हर्ड. ठीक है. सो कितना होगा उसमें? 3,500 तक एग्जेम्प्ट इन केस ऑफ सिंगल अकाउंट, एंड जॉइंट पे 7,000. नेक्स्ट, सेकंड वन, एनुअल interest on 9% debentures issued by X Limited of the nominal value of ₹1 lakh. Tell me, कहाँ पे जाएगा? टैक्सेबल होगा. IFOS में जाएगा. Taxable. ओके, टैक्सेबल होगा. एंड अमाउंट कितना टैक्सेबल होगा? Can anyone tell me the meaning of this word, nominal value? Before interest. Nominal value. Yes, nominal Face value. value. Face value, very good. ठीक है. Nominal value means face value. So 9% debentures का face value is 1 lakh. So tell me, interest कितना generate होगा? How much interest will? 9,000. 9,000. Absolutely right. So 9,000 is taxable. ठीक है. अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे, some students will ask कि सर हमने yesterday वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी कुछ ऐसे ही दिया था, परसेंटेज एंड अमाउंट गिवन था. देन आपने बोला कि नहीं, वो परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना है, उस पे डायरेक्ट वो अमाउंट लेना है. डू यू रिमेंबर? 8% टैक्सेबल RBI बॉन्ड वाला ना. हाँ, यस. पर उसमें दिया था ना. यस, वो बॉन्ड का नाम है. वो
बॉन्ड का नाम था एंड आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके गिवन था, बट इन दैट केस आपको इंटरेस्ट गिवन है और नॉमिनल वैल्यू इज गिवन। इसमें इसमें नॉमिनल नॉमिनल वैल्यू गिवन है, यस। 1 लाख इज नॉट इंटरेस्ट, 1 लाख इज नॉमिनल वैल्यू। सो नॉमिनल वैल्यू पे आपको कैलकुलेट करना है ना इंटरेस्ट, ठीक है। और याद रखना, आप चाहे ये टैक्स पढ़ो या फिर अदर सब्जेक्ट जो अकाउंटेंसी के होते हैं वो पढ़ो, ऑलवेज जो परसेंटेज होता है रेट ऑफ फिक्स्ड सिक्योरिटीज के, वो ऑलवेज मार्केट प्राइस पे नहीं, किस पे कैलकुलेट होते हैं, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। जो परसेंटेज होता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। सो 1 लाख into 9% is equal to 9,000 and 9,000 is taxable. Got it? यस सर। Yes, sir. Third one, dividend from Indian company, your favorite, tell me. IFOS एग्जाम। Exempt. IFOS and exempt. Exempt. ना डिफिकल्ट वाला तुम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हो और हार्ड वाले में एकदम। नेक्स्ट, फोर्थ वन, interest on her saving bank account with a cooperative bank 12,000. Exempt. Sale is saying exempt. Taxable. Agree Oh, with him? sir, taxable. Of course, Taxable. Taxable है, taxable होगा। एग्जेम्प्ट होगा। लीजा, कैसे exempt होगा? Can you elaborate? सर 80 TTA में था ना कि सर 80 सेविंग हाँ। अकाउंट के इंटरेस्ट Yes, yes. कोऑपरेटिव Wait. Just now we are talking about of what? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? IFOS। IFOS, ठीक है। And 80 TTA is exemption होता है या डिडक्शन होता है? Tell me first. डिडक्शन डिडक्शन होता है ना, मींस आपने जो इनकम लिया है आप उसको फर्स्ट इंक्लूड करो इन योर टोटल इनकम एंड देन आफ्टर दैट आप उसको डिडक्शन ले सकते हो, माइनस कर सकते हो 80 डबल टी। लेकिन यहीं से थोड़ी ना माइनस हो जाएगा, यहाँ पे तो आप इंक्लूड करोगे ना, यस और नो? यस ये सर। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। सो ये क्या होगा? टैक्सेबल होगा। सेल, लीसा, क्लियर? यस सर। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कोऑपरेटिव, ये फर्स्ट आप ये हेडिंग ध्यान में रखो, शी रिसीव द फॉलोइंग, मतलब ये जो 1 to 4 है उसने रिसीव करे हैं, तो ये आपका अदर सोर्स का इनकम। आप अदर सोर्स में जस्ट आपको ये फाइंड आउट करना है whether the income is taxable or exempt. तो फर्स्ट वाला exempt था, सेकंड वन is taxable, थर्ड वन exempt, फोर्थ वन again taxable, ठीक है। लास्ट वन compute the taxable income of Sonam for the assessment year 2021, ठीक है। फर्स्ट हम क्या सॉल्व करते हैं? IFOS सॉल्व करते हैं, IFOS, then GTI के बाद we'll discuss about deduction, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। सो अगेन आप इसका एसएस ले लो, ठीक है, या फिर पिक ले लो। सेफ रेडी? ले लो सर। Yes, same, done. Sir, done. सर डन। यस सर डन। Okay, I'm waiting. आप लोग आराम से बैठे हो, I like. Okay, so question number 4, ठीक है। स्टार्टिंग में नेम ऑफ द एसएससी, प्रीवियस ईयर, assessment year, legal status and residential status, that is compulsory, बोलना नहीं उसको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कंप्यूटेशन, टोटल।
देखो मैं ज्यादा से ज्यादा फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको दैट यू आर इन कॉलेज लेक्चर। ठीक है, सो फर्स्ट रोमन इज IFS. IFS, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, सो फर्स्ट वन इज बेसिक सैलरी। How much? 20,000 per month. Multiply by how many months? 9. 1,80,000. So 1,80,000. Next one is DNS allowance, which is 25% of 180. ठीक है, how much? इसका 145. 45. 45. Okay, 45,000. Okay. Next one is children's education allowance. Amount is 8,000. So देखो 8,000 जस्ट मैं यहाँ पे आपको उसका जो परफॉर्मा है वो शो करके बता रहा हूँ। देन लेस एग्जेम्प्ट और ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ मैं, स्पेंट अमाउंट। ठीक है, सो कुछ भी स्पेंड नहीं किया, 0, सो टैक्सेबल इज 8,000. नेक्स्ट वन इज बोनस। बोनस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिसीव्ड। अमाउंट इज कितना आएगा, क्या लिखा है, इक्वल टू 1 month ऑफ बेसिक सैलरी, 20,000. so basic salary is 20,000. okay, next one is she had availed a higher educational loan. ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा या फिर somewhere else? सर इधर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, 80E में चला जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स इन सैलरी हेड? no sir. No. So that's it. Total we will get gross salary. कितना हो जाएगा? 80, 20, 2 lakh. 253. 253. Right now. Yes. Then minus deduction under section 16. First one is standard deduction. Amount is fixed, rupees 40,000. Second one is entertainment allowance. ठीक है, दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया सर, दिया भी होगा तो भी डिडक्शन नहीं मिलता। एंड थर्ड वन इज प्रोफेशन टैक्स, PT गिवन है। प्रोफेशन टैक्स no, profession tax is also not given, so total is 40,000. okay, just deduct 253 minus 40, that means 213. correct? So this is our taxable salary. Any doubt? No sir. सर वो चिल्ड्रंस अलाउंस वाला हम लोगों ने एग्जाम्प्ट वैसे क्यों लिखा सर कि एग्जाम्प्ट नहीं होगा, मतलब एक्चुअली जितना उसने स्पेंड किया होता ना, ठीक है, वो हम यहाँ से माइनस कर देते, बट उसने स्पेंड ही नहीं किया कुछ भी। ठीक है, तो फुल्ली टैक्सेबल। ओके सर, क्लियर? ये जस्ट मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए बताया। आप डायरेक्टली 8,000 आउटर कॉलम में लिखोगे, देन इट आल्सो बी ओके। ठीक है, दैट्स इट। डबल अंडरलाइन कर दो यहाँ पे। नहीं सर. नहीं सर. ओ नहीं है। FOS ठीक है, सेकंड IFOS, इनकम फ्रॉम। अच्छा, मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ सबको समझ में आता है ना IFOS? नहीं सिर्फ पूरा लिखो, IFOS का मीनिंग नहीं पता। ओके, फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन PPF. amount is 25,000 and this is exempt. So देखो यहाँ पे 25 minus exempt 25, outer column 0. ठीक है, second one is क्या दिया है, annual interest means 9% interest on 9% damage.
क्या होगा ये टैक्सेबल? Yes, yes or sir. so 1 lakh multiply by 9%, 9,000. Okay, next third one, dividend from Indian company. So ये भी easy है. Dividend from Indian company is 36,000. क्या करना है? Sir, exempt. Exempt 36,000. Outer column 0. ठीक है? नेक्स्ट सबको समझ में आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं जा रहा हूं मैं? टेल मी. Nice, sir. Okay, next last one is interest on saving. Interest on saving bank account, ठीक है? Cooperative. Okay, amount is 12,000 and it is taxable. Okay, बाद में इसका डिडक्शन हम लेंगे, लेकिन अभी टैक्सेबल होगा. That's it, इतना ही है. टोटल किसका करना है? 213 plus all three. So 12 plus 9, 21,000. 21 and 13, 34. That means 234. Check it. Correct है? 234. Yes, sir. Yes. Okay. So क्या मिल जाएगा हमें? Gross total income and then minus major deduction under chapter 6A. Okay. So ये इसके लिए आपको थोड़ा सा वापस से क्वेश्चन में देखना होगा, ठीक है? फर्स्ट सेंटेंस की फर्स्ट लाइन में दिया है क्या? मिस सोनम कुछ फिजिकली हैंडीकैप है? टेल मी. No, sir. नो. सो 80U नहीं दिया. ओके. नेक्स्ट बेसिक सैलरी नो डिडक्शन. डीए नो डिडक्शन. चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस नो डिडक्शन. अभी अगर किसी को लग रहा होगा कि सर चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस हमने 80C में करा था फॉर ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रन अलाउड है, तो वो एम्प्लॉय ने अगर पे करा है तो उसका डिडक्शन वहां मिलेगा. आई बात समझ में? यहाँ पे उसको एम्प्लॉयर से रिसीव्ड हुआ है, दैट इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. ठीक है, ये डिफरेंट है, वो वाला डिफरेंट. नेक्स्ट बोनस, इसका भी कोई डिडक्शन नहीं है. यस, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशनल लोन 39,080E एक डिडक्शन मिल गया. ओके. नेक्स्ट फॉलोइंग में क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ डिडक्शन मिलेगा उसका? टेल मी. मिलेगा डिडक्शन? सर वो तो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है तो नहीं मिलेगा ना? यस, ऑलरेडी हमने यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया ना, तो मतलब एग्जेम्प्ट भी करें फिर डिडक्शन भी दें, सो नॉट एप्लीकेबल. ठीक है. नेक्स्ट 6% डिबेंचर, सॉरी 9% डिबेंचर इंटरेस्ट, नो डिडक्शन. डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो गया यहाँ पे, नो डिडक्शन. इंटरेस्ट ऑन हर सेविंग बैंक अकाउंट विद कोऑपरेटिव, जहां पर सेविंग बैंक और इंटरेस्ट आ गया, दैट मींस क्लिक क्या होना चाहिए? 80 DTA. 80 DTA. यस, ठीक है. सर 9 डिबेंचर्स का भी नहीं होगा सर डिडक्शन? इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर? No, Interest on 9%. debentures. No deduction. ओके सर. ठीक है. So only true deduction is there. एक 80E and 80TT है. That's it. ठीक है. So sequence में लिखना है. First क्या आता है? 80E. 80E and interest on educational loan. कितना है? थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से 39,000. Okay, and 80TT है. That is interest on saving cooperative. ठीक है. अभी वहां पे रिसीव्ड कितना हुआ है आपको? 12,000 रिसीव्ड हुआ है, बट द मैक्सिमम 10,000 होगा. मैक्सिमम लिमिट इज 10,000. 10,000. सो यहाँ पे कितना लिखना है? ओनली 10,000. ठीक है. ये जो पॉइंट है अभी मैंने बताया है उसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं 12,000 रिसीव्ड हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सोचेंगे अच्छा 10,000 डिडक्शन है, सो माइनस 10,000 रिमेनिंग इज 2,000 यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा करते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है. अब मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ. सर वो 12,000 रिसीव्ड हुआ है,
ठीक है, उसमें से हमने 10,000 का डिडक्शन ले लिया, बट व्हाट अबाउट फॉर 2,000? 2,000 का क्या? 2,000 जो रिमेनिंग बचा है वो ऑटोमेटिक इसमें टैक्सेबल हो गया, एडजस्ट हो गया। देखो ना, आपने 12,000 यहाँ पे टोटल करा, इसमें से 234 में इंक्लूडिंग है ना 12,000, देन बाद में आप 10,000 यहाँ से माइनस कर दो, माइनस करने वाले हो ना, सो 2,000 ऑटोमेटिकली टैक्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, इसमें Yes, sir. नहीं होना। Yes, sir. टोटल डिडक्शन इज 39 प्लस 10, 49,000 लेस 194. नहीं, एक मिनट चेक करो, Sir, 185. 185. 185. ओके, सो फाइनल आंसर इज 1,85,000। नाउ डबल अंडरलाइन, ओके, एंड इसका नाम क्या हो जाएगा? नेट टैक्सेबल इनकम। नहीं समझा सर? Sir, पूरा sir. मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। यस, समझा सर। क्लासरूम वाली फीलिंग आ रही है ना थोड़ी बहुत? ना भगवान म्यूट कर। ओके, डन। ओके, सो इसमें ये क्वेश्चन में न्यू क्या था? कोई स्पॉट करेगा? न्यू क्या था इसमें? Children's education allowance. ये वाला न्यू था, एंड देन 9% डिबेंचर वाला भी। हाँ, ये वाला भी न्यू था, एंड ये वाला न्यू था, है ना? बाकी ये तो इससे गेट टुगेदर होते रहते हैं, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. ठीक है,